बीएससी 5th सेमेस्टर का ये पेपर सेकंड पार्ट ए क्वांटम मैकेनिक्स। बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स पेपर सेकेंड पार्ट ए, नाम है इसका क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम पहले तो अलजेब्रा है फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट, लेकिन वो अलजेब्रा हम बाद में ले लेंगे। पहले हम थर्ड यूनिट से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट थर्ड में स्टार्टिंग जो है वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो यहाँ पर हमको पढ़ना है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, अब ये अनिश्चितता कहाँ आती है? एक वेव होती है, हमने पढ़ा है वेव। कोई भी वेव तब बनती है जब पार्टिकल्स में एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को, दूसरा पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है तो बनती है वेव। ठीक, तो इसका मतलब वेव में तो पार्टिकल है, लेकिन डी ब्रॉगली थ्योरी से जब हमने उस वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, डी ब्रॉगली ने यह बताया था कि जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसके साथ एक सिंगल वेव चलती है और उस सिंगल वेव की वेवलेंथ डी ब्रॉगली ने बताई थी वो होती है लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mb। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द वेवलेंथ ऑफ ए सिंगल वेव अटैच्ड विद ए पार्टिकल इज लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mb। लेकिन जब डी ब्रॉगली ने जो बताया था कि एक सिंगल वेव होती है और उसकी वेलोसिटी निकाली तो उसकी वेलोसिटी आई थी u इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन b। c यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी है जो खुद बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर u का मान ज़्यादा है किससे? c से। एक सिंगल वेव की वेलोसिटी c से बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर देन c अकॉर्डिंग टू u इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन b, जो कि पॉसिबल नहीं है। अर्थात किसी भी एक सिंगल वेव की वेलोसिटी जो है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर या उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। इसलिए श्रोडिंगर ने बताया था कि जब कोई पार्टिकल चलता है तो उसके साथ एक सिंगल वेव के स्थान पर तरंगों का समूह चलता है, तरंगों का झुंड चलता है। इस तरंगों के झुंड को कहते हैं वेव पैकेट। द ग्रुप ऑफ वेव्स अटैच्ड विद द पार्टिकल्स इज कॉल्ड वेव पैकेट। ठीक है, जैसे एक बिस्किट वैसे बिस्किट का पैकेट, वैसे एक वेव और ये वेव का पैकेट। अब इस वेव पैकेट में पार्टिकल तो एक ही है, तो ये पार्टिकल्स पहले वाली वेव में भी कहीं पर भी हो सकता है, दूसरे वाली वेव में भी कहीं पर भी हो सकता है, तीसरे वाली वेव में भी कहीं पर हो सकता है। ठीक, तो एक पार्टिकल के चलने से यहां वेव पैकेट बन रहा है। अब इस वेव पैकेट में इस पार्टिकल की किसी समय पोजीशन और वेलोसिटी, हम दोनों चीजें कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस पार्टिकल की पोजीशन भी निकल आए कि पार्टिकल कहां पर है और जहां पर है वहां पर उसकी वेलोसिटी भी पता लग जाए। तो श्रोडिंगर ने यह कहा था कि किसी भी वेव पैकेट में जो इकट्ठी वेलोसिटी होती है वो तो कहलाती है ग्रुप वेलोसिटी, सभी की इकट्ठी, और इनमें से एक जो सिंगल वेव की वेलोसिटी होती है वो कहलाती है फेज वेलोसिटी। तो यहीं से निकल के आएगा तुम्हारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किसी वेव पैकेट में, किसी तरंगों के समूह में किसी समय एक पार्टिकल की पोजीशन और एक पार्टिकल की वेलोसिटी दोनों का एक साथ डिटरमिनेशन करना पॉसिबल नहीं होता। अगर हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी का ठीक ठीक डिटरमिनेशन कर लेंगे कि वेलोसिटी कितनी है, तो उसकी पोजीशन ठीक ठीक कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और अगर इसकी पोजीशन ठीक ठीक कैलकुलेट कर लेंगे तो हम इसकी वेलोसिटी का एग्जैक्ट डिटरमिनेशन नहीं कर पाएंगे। ये आता, यहां से शुरुआत हुई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई अनिश्चितता है, कोई चीज हमारी परफेक्ट निकल के नहीं आ रही है, चाहे वो पोजीशन हो और चाहे वो वेलोसिटी हो। एक निश्चित समय पर
एक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों का हम एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते, ये कहलाता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये दिया किसने था? हाइजेनबर्ग ने। तो इस पूरे का नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक डेफिनेट टाइम पर, एक निश्चित समय पर किसी वेव पैकेट में किसी समय एक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी का एक साथ एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन करना पॉसिबल नहीं होता। यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहलाता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मैथमेटिकल फॉर्म में। मान लिया इस पार्टिकल का जिस पार्टिकल के चलने से वेव पैकेट बन रहा है उसका मास है m और उसकी वेलोसिटी है v, तो उसका संवेग हो गया p इक्वल टू mv, क्योंकि बिना मास के तो कोई पार्टिकल होगा नहीं, तो संवेग हो गया p इक्वल टू mv। तो हम यहाँ पर वेलोसिटी ना कह के जब पार्टिकल चलता है तो संवेग लेते हैं, तो हम ये कहेंगे कि किसी समय किसी पार्टिकल के संवेग में अनसर्टेनिटी डेल्टा p और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा x, इन दोनों का प्रोडक्ट या तो h क्रॉस बाई 2 से बड़ा या उसके इक्वल होता है। यहां डेल्टा p क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इन ए वेव पैकेट। किसी वेव पैकेट में एक पार्टिकल के मोमेंटम में अनिश्चितता या क्या आएगी? किसी वेव पैकेट में किसी पार्टिकल की पोजीशन में अनिश्चितता आएगी। वो कितनी ले ली? डेल्टा x। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी डेल्टा p और पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा x, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है h क्रॉस बाई 2। जहां h क्रॉस तो हम सब लोग जानते ही हैं, पढ़ रखा है पिछले सेमेस्टर्स में। h क्रॉस इक्वल टू होता है h अपॉन 2 पाई, जहां h प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है। एक फिजिक्स में शॉर्ट कांस्टेंट है, छोटा करने के लिए h क्रॉस को लिखा जाता है h अपॉन 2 पाई। तो हमें ये प्रूव करके लाना है डेल्टा p इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। देखो इसके लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले तो हमें दो वेव्स लेके वेव पैकेट बनाना पड़ेगा। माना psi1 इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, ये पहली वेव है। और psi2 इक्वल टू a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x, ये हमारी दूसरी वेव है। क्योंकि हमें यहां वेव पैकेट बनाना है और वेव पैकेट में ग्रुप कम से कम दो तरंगों से बनेगा। तो दोनों तरंगें हमने यहां ले ली, psi1 इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x और psi2 इक्वल टू a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। अब हमें यहां पर इन दोनों का सुपरपोजिशन करा के वेव पैकेट बनाना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों के विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो साई इक्वल टू हो जाएगा psi1 प्लस psi2। तो हम यहां समीकरण नंबर 1 और 2 से वैल्यू रखेंगे। साई इक्वल टू psi1 की वैल्यू a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस का a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। अब यहां पर a हम कॉमन ले लेंगे, साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस का साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। वो उस फॉर्मूले से इसको ओपन करेंगे तो 2 आ जाएगा। साइन सी प्लस साइन डी में 2 आता है तो 2 यहां लिख ले रहे हैं। 2a फिर लगाएंगे साइन सी प्लस डी अर्थात ओमेगा 1t
माइनस k1x प्लस ओमेगा 2t माइनस k2x पूरे के अपॉन में 2 इंटू कॉस c माइनस डी ओमेगा 1t माइनस k1x माइनस ओमेगा 2t प्लस k2x। ये वाला माइनस का होगा तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा पूरे के अपॉन में 2। ठीक है, और साई इक्वल टू 2a साइन t और t कामन x और x कामन, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ब्रैकेट में आ जाएगा और t बाहर आ जाएगा। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी बाई 2 माइनस का k1x माइनस का k2x बाई 2, तो माइनस का x कामन लेंगे, यहां आ जाएगा अंदर k1 प्लस k2 x बाई 2 इंटू कॉस में भी ऐसी कामन ले लेंगे हम, ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t, तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी बाई 2 माइनस का k1x प्लस का k2x, तो माइनस का x कामन ले लेंगे, ये हो जाएगा k1 माइनस प्लस वाला k2 हो जाएगा माइनस के, क्योंकि हमने यहां माइनस कामन लिया है, x बाई 2। अब हमने यहां कौन सा प्रिंसिपल लगाया है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसकी एक बात और है जो याद हो आप लोगों को, मॉडर्न ऑप्टिक्स में पढ़ाई गई थी। एक तो ये थी कि परिणामी विस्थापन दोनों तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, और एक बात ये थी कि अध्यारोपण करने वाली तरंगें जिस फॉर्म में होंगी रिजल्टेंट वेव भी हमें उसी फॉर्म में मिलेगी। तो यहाँ ये साइन वाला टर्म पहले है, कॉस वाला टर्म बाद में है। हम इसमें उसी फॉर्म में लाने के लिए कॉस वाले टर्म को कर लेंगे पहले और साइन वाले टर्म को कर देंगे बाद में, जिससे हमें सेम फॉर्म लगे। 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t बाई 2 माइनस का k1 माइनस k2 x बाई 2 साथ में साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t बाई 2 माइनस का k1 प्लस k2 और x बाई 2। अब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 ये तो दोनों का एवरेज है। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 ये एवरेज है, इसको लिखेंगे ओमेगा, और k1 प्लस k2 ये भी एवरेज है, इसको लिखेंगे हम k। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 को ओमेगा मानेंगे, k1 प्लस k2 बाई 2 को k मानेंगे, और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिफरेंस है, इसको डेल्टा ओमेगा लेंगे, और k1 माइनस k2 जो है वो भी दोनों का डिफरेंस है, इसको डेल्टा k लेंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू यहां लिखने के बाद देखिए क्या होता है। साई इक्वल टू 2a कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है डेल्टा ओमेगा t बाई 2 माइनस k1 माइनस k2 डेल्टा k x बाई 2 इंटू साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 का मतलब होता है ओमेगा t माइनस k1 प्लस k2 बाई 2 का मतलब दोनों का एवरेज दैट इज k। देखो उसी फॉर्म में आ गई, साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, यहाँ साइन ओमेगा 1t माइनस के एक्स, साइन ओमेगा 2t माइनस के एक्स था, तो फॉर्मूला आ गया साई इक्वल टू 2a cos डेल्टा ओमेगा t बाई 2 माइनस डेल्टा के x बाई 2 इंटू साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ये रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई, वेव पैकेट बन गया। अब इस वेव पैकेट की इससे कंपेयरिंग करो, क्योंकि ये उसी फॉर्म में होगी जिस फॉर्म में ये दोनों तरंगे हैं। तो अगर हम साइन वाले टर्म को छोड़ दें तो ये पूरा टर्म जो है वो a के नीचे लिखा हुआ है, यहाँ a है साइन से पहले और यहाँ साइन से पहले ये है, तो ये क्या हो गया हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। कितना टर्म हो गया 2a cos डेल्टा ओमेगा t बाई 2 माइनस डेल्टा के x बाई 2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। या यही कहलाता है हमारा वेव पैकेट।
क्या मिलेगा ये, कैपिटल ए लिख दें इसको, 2a कॉस डेल्टा ओमेगा टी बाई टू माइनस डेल्टा के एक्स बाई, ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव और वेव पैकेट। ठीक, अब इसका यूज करेंगे हम, देखो कैसे। दो तरंगे लिए हैं हमने, एक तरंग, एक वेव और ये दूसरी वेव, इन दोनों को मिला के हमने यहां पर वेव पैकेट बनाया है। अब इस वेव पैकेट में आप लोग देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर वेव का एम्पलीट्यूड जीरो है, ये वाले पॉइंट जो हमने भी डार्क किए हैं, इन पॉइंट्स पर एम्पलीट्यूड जीरो है, तो ये पॉइंट कहलाते हैं नोड्स। ये क्या कहलाते हैं, हमारे नोड्स। और इन नोड्स के बीच में जहां पर एम्पलीट्यूड ये मैक्सिमम है, ये कहलाते हैं एंटी नोड्स। तो जब कोई वेव पैकेट बनता है तो एक नोड, एक एंटी नोड, फिर एक नोड, फिर एक एंटी नोड, इस तरीके से अल्टरनेटिव ऑर्डर में हमें मिलते हैं नोड्स और एंटी नोड्स। तो ये सबकी समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसके बाद, इट मीन्स बाय द फिगर द नोड्स आर दैट पॉइंट्स एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पैकेट इज जीरो फॉर नोड्स। नोड वो पॉइंट हैं जहां पर पूरे वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड कितना होता है, जीरो होता है। तो हमने एम्पलीट्यूड निकाल रखा है, इस एम्पलीट्यूड को यहां रखेंगे, जीरो के इक्वल करेंगे, दैट इज 2a cos डेल्टा ओमेगा टी बाई टू माइनस डेल्टा के एक्स वाई टू इक्वल टू जीरो। अब ये 2a कांस्टेंट है क्योंकि दोनों तरंगों का एम्पलीट्यूड a ही था, तो 2a जीरो के नीचे जाके हो जाएगा जीरो, दैट इज यहां बचेगा cos डेल्टा ओमेगा टी बाई टू माइनस डेल्टा के एक्स वाई टू इक्वल टू जीरो। और ये जीरो किसकी वैल्यू होती है, cos पाई बाई टू, cos 90 की वैल्यू, फिर cos 3 पाई बाई टू, cos 5 पाई बाई टू, इन सबकी वैल्यू होती है जीरो। ठीक, तो यह जनरल वैल्यू बनाएंगे, इसकी व्यापक मान बनाएंगे, तो cos डेल्टा ओमेगा टी बाई टू माइनस डेल्टा के एक्स वाई टू इक्वल टू, ये बनेगा cos 2n+1 पाई बाई टू। ये व्यापक मान बन गया, जनरल वैल्यू बन गई। जनरल वैल्यू कैसे कहते हैं, n का मान जीरो रखोगे तो टू की जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, +1 पाई बाई टू आ जाएगा। तो n की जगह 1 रखोगे तो 2 बन जाए 2 + 1 3 पाई बाई टू आ जाएगा। इस तरीके से सारी वैल्यू जिससे आती चली जाती है वो वैल्यू जनरल वैल्यू कहलाती है। तो अब दोनों तरफ हम cos को छोड़ दें तो क्या बचेगा, डेल्टा ओमेगा टी बाई टू माइनस डेल्टा के एक्स वाई टू इक्वल टू 2n+1 और पाई बाई टू। cos को हमने दोनों तरफ छोड़ दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें हम इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 1। पता नहीं कितनी पढ़ चुकी हैं, हम यहाँ पे a डाल देते हैं, इसको a मत डालो क्योंकि a हमने यहाँ पे एप्टीट्यूड लिया हुआ, चलो इसको 3 डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर 3, 1 और 2 डाल रखे थे हमने, साई 1 और साई 2 को, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। डेल्टा ओमेगा टी बाई टू माइनस डेल्टा के एक्स बाई टू इक्वल टू 2n+1 पाई बाई टू। एक इक्वेशन आ गई एम्पलीट्यूड जीरो करने पर, कहां पर, नोड्स पर। अब इसमें देखो, फॉर फर्स्ट नोड, पहले नोड पर पोजीशन पार्टिकल की x बराबर क्या ले लें हम, x1। ठीक, और n की जगह पे क्या ले लोगे, जीरो। पहला नोड तो जीरो पे ही प्राप्त होगा, यहां n इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू x1। तो क्या आ जाएगा, बाई इक्वेशन 3 डेल्टा ओमेगा टी बाई टू माइनस डेल्टा के x1 बाई टू इक्वल टू 2 0 0, क्या बचा, पाई बाई टू। n इक्वल टू n भी ले सकते हैं और n इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4, फॉर सेकेंड नोड
x इक्वल टू x2 और n इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे n ही रखा रहने देते तो यहाँ n की जगह n+1 ले लेते, तब भी दोनों तरीके से डेरिवेशन हो जाएगा। बाई इक्वेशन 3 डेल्टा ओमेगा t बाई 2 माइनस डेल्टा के x2 बाई 2 इक्वल टू n की जगह पे 1 तो 2 बन जाए 2 प्लस 1 3 पाई बाई 2। ठीक, और निकाल लें एक थर्ड नोट। जरूरत नहीं है वैसे थर्ड नोट की, इतने से ही काम चला लेंगे हम लोग। अब 5 माइनस 4 या 4 माइनस 5 कुछ भी कर दो। इक्वेशन 5 माइनस 4, 5 को ऊपर रखेंगे 4 को नीचे रखेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस जब नीचे रखेंगे तो डेल्टा ओमेगा टी बाई 2 प्लस का डेल्टा ओमेगा टी बाई 2 माइनस का सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो जाएंगे। ये रहेगा माइनस का डेल्टा के x2 बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस का डेल्टा के x1 बाई 2। तो यहाँ पे डेल्टा के बाई 2 जब हम कॉमन लेंगे तो प्लस का आएगा x1 माइनस का आएगा x2, डेल्टा के बाई 2 x1 माइनस x2। जब इसमें से ये घटाओगे तो 3 पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 2 बराबर बचेगा 2 पाई बाई 2। 2 से 2 हो गया कैंसिल। जैसे हमने अभी देखा इससे पिछले बार में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इक्वल टू लिया था डेल्टा ओमेगा, एक्स k1 माइनस k2 को लिया था डेल्टा के, वैसे ही यहां आ गया है x1 माइनस x2। इसको ले लेंगे हम डेल्टा x, तो डेल्टा के इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 पाई। लेकिन हमें तो प्रूव ये करना है डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स, और यहां क्या आ रहा है डेल्टा k इंटू डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब k को हटाना है, उसकी जगह p को हमको लाना है। कहां से आएगा? चूंकि हम जानते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है k और उसकी वैल्यू होती है k बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा। k इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा कहलाता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और लैम्डा डी ब्रॉगली ने क्या दिया था? लैम्डा की वैल्यू होती है h अपॉन p, तो लैम्डा की जगह h अपॉन p रखेंगे तो h आएगा नीचे, p रहेगा ऊपर। तो k की वैल्यू हो गई p के टर्म्स में 2 पाई p अपॉन h। लेकिन यहां डेल्टा k है तो यहां भी वेरिएबल के साथ डेल्टा लगा लो। डेल्टा k इक्वल टू 2 पाई अपॉन h और डेल्टा p। डेल्टा k की वैल्यू हो गई 2 पाई अपॉन h और डेल्टा p। इसको रखेंगे यहां इक्वेशन नंबर 6 में। डेल्टा k की जगह पर 2 पाई अपॉन h डेल्टा p और फिर साथ में डेल्टा x इक्वल टू 2 पाई। डेल्टा k की जगह पर 2 पाई अपॉन h डेल्टा p, डेल्टा x की डेल्टा x, 2 पाई की जगह पर 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई हो गया कैंसिल आउट। क्या बचा? डेल्टा p इंटू डेल्टा x बराबर h बचा हमारे पास। डेल्टा p इंटू डेल्टा x इक्वल टू h। अब ये h क्या है? h क्रॉस बराबर होता है h अपॉन 2 पाई। तो h बराबर क्या हो गया? h बराबर हो गया 2 पाई h क्रॉस। तो यहां 2 पाई h क्रॉस भी लिखा जा सकता है। डेल्टा p इंटू डेल्टा x इक्वल टू h इक्वल टू 2 पाई h क्रॉस, और ये 2 पाई h क्रॉस जो है वो वही है जो शुरू में बताया गया था, डेल्टा p इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2 पाई h क्रॉस है तो h क्रॉस बाई 2 से तो बड़ा ही, तो यहां लिख सकते हैं डेल्टा p इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2 आया है भी हमारा। लेकिन और साइंटिस्ट ने जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूव किया तो बराबर भी आया है, डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। तो दोनों सभी को मिलाकर हम ये लिखते हैं कि डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। दिस इज द फाइनल प्रूफ ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्या समझते हैं, ठीक, इसका प्रूफ कीजिए। तो डेल्टा p इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 तक हमें इसका प्रूफ करना है।
इसमें साथ में पूछ लिया जाता है क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मोमेंटम और पोजीशन के अलावा, क्योंकि इसमें मोमेंटम है और पोजीशन है, किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर भी लागू होता है? तो उसके लिए बता दें कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट पे लागू होगा जिनके मात्रकों का गुणनफल जूल इंटू सेकेंड होगा, जैसे डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी। ई क्या है यहाँ पर? एनर्जी। टी क्या है? टाइम। तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, इसकी यूनिट जूल, इसकी यूनिट सेकेंड, मात्रकों का गुणनफल हो गया जूल इंटू सेकेंड। तो ये भी हो जाएगा इक्वल टू ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 एंड डेल्टा जे एंगुलर मोमेंटम, डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। ये अन्य फार्मूले हैं जिनको हाइजेनबर्ग के इस फार्मूले की तरह प्रूव किया जा सकता है। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2, डेल्टा जे इंटू डेल्टा थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। तो ये तो हो गया आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसका प्रूफ। अब है इसमें एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि फिजिक्स में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम किन किन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसमें है पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है रेडियस ऑफ बोहर्स फर्स्ट ऑर्बिट। इसकी हेल्प से हम बोहर की पहली कक्षा की त्रिज्या का फार्मूला भी ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन जो है वो है द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रहता, सभी परमाणु मॉडल से क्लियर हो चुका है, लेकिन हमें उस चीज को प्रूव करना है यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी बताएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर प्रेजेंट क्यों नहीं हो सकता। तो ये दोनों एप्लीकेशन भी इसके साथ हम पढ़ाएंगे और उनमें से एक एप्लीकेशन इसके साथ जब लॉन्ग में आता तो लग के आने की संभावना रहती है। फिलहाल आज के लिए इतना। थैंक यू।